गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पीआईबी और द हिंदू को हम कवर करने वाले हैं और कवर करेंगे इसे एमसीक्यू के थ्रू। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं, जो 10 नए टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, आरवाईएसके के बारे में, देन सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में जानेंगे, एमपीसी के बारे में डिस्कशन होगा, देन गोवर्धन स्कीम को डिस्कस करते हुए वन नेशन वन ऑम्बड्समैन के बारे में जानेंगे। देन हम देखेंगे इसके बाद हमारा जिक्र आईयूसीएन को लेकर होगा, एमसीए को हम डिस्कस करेंगे। देन एक मैप क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। देन हम फाइनली स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में जानेंगे। आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा और उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करना होगा, सो दैट यू कुड रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन। जो भी हमारे लाइव लेक्चर्स रहते हैं, एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं, लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे व्हेन यू प्रेस द बेल आइकन एंड देन आफ्टर दैट यू प्रेस द ऑल बटन। जो हमारे वेरियस ज्वाइन बटन यहाँ पे आपको दिया गया था, जो मेंबरशिप प्लान से, उसको एक बार रिव्यू किया गया है। सो यू आर गोइंग टू गेट न्यू थिंग्स। जो जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनके पर्टिकुलर मेंबरशिप के अंदर ये चीजें ऑलरेडी ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट आपका स्टूडेंट पैकेज है, देन एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट, टॉपर्स एंड ऑफिसर। इसको आप यहां पर क्लिक करके जो आपको पीडीएफ मिलेगी वहां से भी, या फिर किसी भी वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन होता है इसके थ्रू आप देख सकते हैं और फिर अपने हिसाब से मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से टारगेट सेट कर लीजिए, कितना टारगेट आज आप सेट करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर 8 to 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं, वैसे वो आपका एक्सीलेंट ब्रैकेट होता है, और 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो वो आपका गुड ब्रैकेट होता है। बेसिकली 6 जो है यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है। नेवरदलेस यू सेट योर टारगेट एज पर योर कन्वीनियंस। जितना आप टारगेट सेट करते हैं उसे प्लीज करें, और उसके बाद फिर लास्ट में देखेंगे कि क्या टारगेट आपका अचीव हुआ या फिर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए, आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्वनिधि स्कीम। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम के बारे में 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने और आपसे पूछा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो बेसिकली क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, सबसे पहले उसको आपको सर्कल में डालना है। यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। वेंडर्स अवेलिंग लोन अंडर द स्कीम आर एलिजिबल टू गेट एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7%। तो इसके अंदर 7% का जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो दिया जाता है किसको, वेंडर्स को, जो लोन लेना चाहते हैं। अंडर इसके अंदर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स विल बी एलिजिबल टू अवेल वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू 10,000 विद टेन्योर ऑफ 1 ईयर एंड रीपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, वो एलिजिबल हैं 10,000 रुपए के लोन के लिए, और ये जो लोन उनको दिया जाता है 1 साल के लिए दिया जाता है, जिसको वो मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपे करते हैं। सोचिए इसके बारे में। पीएम स्वनिधि स्कीम, कल रात को जो 9 बजे लेक्चर किया था वहां पर भी इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। हालांकि ये नई स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, इसको लेकर बताएं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पीआईबी के अंदर न्यूज दे रखी थी। चलिए देखिए, कल रात को जो हमारे क्वेश्चंस थे वो आपके रैपिड फायर सेशन में जो रहते हैं वो ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए रहते हैं। यहां पर जो हमारा टारगेट है वो यूपीएससी स्पेसिफिक रहता है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम जो थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पीआईबी के अंदर न्यूज थी कि प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, और ये अग्रीमेंट साइन किया गया किसके द्वारा, कल रात को बताया था मैंने, जोमेटो के साथ। ठीक है, ताकि फूड डिलीवरी जो है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा छोटी छोटी रेडी लगाते हैं, वो भी अपने खाने को ऑनलाइन डिलीवर करा पाए। तो इस चीज के लिए ये जो पर्टिकुलर एमओयू है ये साइन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, बट यस, यहां पर वेंडर्स को लोन दिया जाता है ताकि अपने काम को बढ़ा सके। जो भी स्ट्रीट वेंडिंग वो कर रहे हैं, जो भी चीजें बेच रहे हैं, उसके लिए वो जो रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, जो गुड्स परचेज करना चाहते हैं, वो कर पाए। यहाँ पे लोन उनको काफी सस्ते मूल्य के ऊपर दिया जाता है। एट द सेम टाइम उनको इसको रीपर करने की जो एक अवधि है वो भी काफी कन्वीनियंट तौर पे दी गई है, और इंस्टॉलमेंट के तौर पे वो इसे रीपे कर पाते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे लोन लेने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है 1 साल के लिए, जिसको वो महीने मासिक जो इंस्टॉलमेंट्स होती है उसको तौर पे रिटर्न कर सकते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये आपको मेंस के अंदर भी लिखना पड़ सकता है पीएम स्वनिधि के बारे में, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। बात कर रहा है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राष्ट्रीय युवा
सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर आपसे पूछें, बताएं कौन सी यहां पर स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, तो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हो सकता है। इट एम्स टू डेवलप द पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द यूथ एंड टू एंगेज देम इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, तो हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर डालना और नेशन बिल्डिंग के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर पाए, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। द स्कीम बेनिफिशियरीज आर यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 ईयर्स, तो यहाँ पे जो यूथ को इन्वॉल्व किया जाना है वो 18 से 35 साल की आयु के जो यूथ है उनको किया जाएगा। अगेन पीआईबी के अंदर न्यूज थी, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली बजट ने एलोकेट किया है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए 2020-21 का जो भी बजट आया था उसके अंदर 486.48 करोड़ रुपए स्कीम के लिए दिए गए हैं। ठीक है, यहां पे जो स्कीम बात करती है वो यस बिल्कुल करेक्ट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आती है। यहां पे हमारे जो युवा लोग हैं, जो यूथ है, उनके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, लीडरशिप क्वालिटीज को इन्फ्यूज करना, कैसे वो नेशनल बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात करी गई है। तो पहली जो दो स्टेटमेंट्स है वो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो एज ब्रैकेट है वो अलग है। देखिए, द स्कीम बेनिफिशियरीज आर यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 to 29 ईयर्स। और ये जो पर्टिकुलर एज ब्रैकेट है 15 से 29 का, हमारी जो नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 में आई थी, इससे ये एज कंप्लाई भी करती है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी, क्योंकि स्कीम जो होती है उसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस होते हैं, उसके काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कहां पे कितना पैसा किस कंपोनेंट में देना है। जो एडोलेसेंट रिलेटेड कंपोनेंट है ना, वहां पे जो पैसा खर्च किया जाएगा 10 से 19 साल के यूथ के लिए किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे हमारा आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी स्कीम को लेकर है, पूछा गया सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इट्स अ सेविंग स्कीम लॉन्च्ड इन 2015 एज पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, तो 2015 में लॉन्च किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का एक पार्ट था। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट इज 10 ईयर, तो यहाँ पे जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 10 साल का है। देयर कैन बी ओनली 1 अकाउंट पर चाइल्ड अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना, यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो पर चाइल्ड एक ही अकाउंट हो सकता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि स्कीम की, सो द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ सुकन्या समृद्धि स्कीम जो ये है ये 10 साल का नहीं है, इट इज ऑफ 21 ईयर्स, 21 साल का है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इट्स अ सेविंग स्कीम जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के दौरान, तो यस पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। देयर कैन बी ओनली 1 अकाउंट पर चाइल्ड, तो बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल भी लगता है कि एक बच्चे के लिए एक ही अकाउंट जो होगा वो यहां पर आपका ओपन किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। पीआईबी से अगेन ये न्यूज बनाई गई थी बिकॉज यू नो कि अभी पीआईबी के ऊपर ज्यादा वेटेज दिया जाता है। जो क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बन के आते हैं वो द हिंदू से नहीं आते हैं ज्यादातर। एक टाइम था जब द हिंदू से क्वेश्चन ज्यादा बना करते थे, लेकिन फिर एक 2000 आप कह सकते हैं कि 16 के आसपास एक शिफ्ट देखा गया जिसमें पीआईबी से क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आते हैं। प्रोबेबली गवर्नमेंट भी अब गवर्नमेंट सोर्सेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है कि गवर्नमेंट सोर्सेज से ही चीजें बनाई जाए, और जो कि लॉजिकल भी लगता है। अदरवाइज अननेसेसरी किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पब्लिसिटी मिलती है जो कि अपने आप में एक प्राइवेट न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। पीआईबी को आपको अच्छे से कवर करके जाना है, इवन तो द हिंदू को भी पढ़ना है। इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर व्हेन इट कम्स टू एडिटोरियल। एडिटोरियल की बात करते तो इंपॉर्टेंट होता है, देखिए न्यूज तो हर जगह एक जैसी ही होती है, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, आप द हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, तो न्यूज ऑलमोस्ट सेम होती है। इट इज ऑल अबाउट द एडिटोरियल। तो एडिटोरियल्स जो है वो आपको अच्छे मिल जाते हैं द हिंदू के अंदर। नेवरदलेस जब आप एग्जाम को क्रैक करने की बात करते हैं ना, तो वहां पे गवर्नमेंट सोर्सेज पे जितना ज्यादा रिलाई करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो द हिंदू इज मैंडेटरी? नो, द हिंदू इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप सिर्फ एडिटोरियल भी पढ़ लेते हैं दैट इज इनफ, और साथ में पीआईबी को कवर कर लेते हैं, जो कि हम आपको यहां पर एमसीक्यूज के थ्रू कराई देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस चीज के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर बात कर रहा है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एमपीसी को लेकर करेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपीसी इज टू
रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। एमपीसी कंडक्ट्स मीटिंग एटलीस्ट 2 टाइम्स अ ईयर, कम से कम 2 बार मीटिंग्स जो है यहां पर एमपीसी के द्वारा कराई जाती है। द आरबीआई गवर्नर कंट्रोल्स द आपका मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन विद द सपोर्ट एंड एडवाइस ऑफ द इंटरनल टीम एंड द टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर जो है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं और उसके लिए किस किस लोगों की हेल्प ली जाती है वो यहां पर आपको दिखाया हुआ है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो द हिंदू में मेंशन किया गया था आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी 2021 की जो अनाउंसमेंट्स है वो अभी करी गई है। कितने मेंबर्स होते हैं एमपीसी के अंदर, कोई बता सकते हैं मुझे? तो यहां पे हमने कल ही रात को डिस्कस किया था, एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आपके आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं और 3 आपके गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में बता देता हूं। लेट मी मेक सम स्पेस। यहां पे जो नई अनाउंसमेंट करी गई है ना, उसके हिसाब से बताया गया कि जो रेपो रेट है इसको अनचेंज रखा गया एट 4%। ठीक है, एट द सेम टाइम जो आपकी रिवर्स रेपो रेट है इसको 3.35% जो है वो अनचेंज रखा गया। ठीक है, तो यहां पे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं देखा गया, इसी वजह से न्यूज थी। आपको क्या बताना है यहां पर? तो ये हमारी पूरी न्यूज थी। आप मुझे आरबीआई गवर्नर का नाम जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के। ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपीसी इज टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। क्या बात सही है? देखिए, एमपीसी कैन टेक मॉनेटरी रिलेटेड डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करनी होगी सो दैट विल बी टेकन केयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पे हम एमपीसी की बात करते हैं, जो आरबीआई बात करेगा वो यहां पे मेजर इंपॉर्टेंट रेट्स जो है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट इसके कंसर्निंग बात करेगा। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। एमपीसी कंडक्ट्स मीटिंग्स एटलीस्ट 2 टाइम्स अ ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि एमपीसी कंडक्ट्स मीटिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स a year। ठीक है, एंड द मॉनेटरी पॉलिसी इज पब्लिश्ड आफ्टर एवरी मीटिंग विथ ईच मेंबर एक्सप्लेनिंग हिज ओपिनियंस। तो यहां पे जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको पब्लिश किया जाता है हर मीटिंग के बाद। अगर 4 मीटिंग्स कराई जा रही है तो 4 बार इसे पब्लिश किया जाता है और हर मेंबर अपने जो खुद के ओपिनियंस है उसके बारे में जरूर रखता है सामने। तो यहाँ पे पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आरबीआई गवर्नर कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन और इसमें उनको इंटरनल टीम हेल्प करती है, टेक्निकल एडवाइजरी भी उनके यहाँ पर कमेटी रहती है वो भी हेल्प करती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन गोबर्धन स्कीम। गोबर्धन स्कीम के बारे में पूछा कि बताएं आपकी सही स्टेटमेंट यहां कौन सी है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एमआरडी के अंदर आती है। द इनिशिएटिव एम्स एट अट्रैक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग कम्युनिटी बेस्ड सीबीजी प्लांट्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर सीबीजी प्लांट्स बनाने की यहां पर बात करी गई है। क्या है सीबीजी प्लांट्स, देखेंगे। द स्कीम इज बीइंग परस्यूड एज अ प्रायोरिटी प्रोग्राम अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। जो स्कीम है इसको किसके अंतर्गत परस्यू किया जा रहा है? आपका जो प्रायोरिटी प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 है उसके अंतर्गत। सोचिए इसके बारे में, फिर मैं आपको बताने वाला हूं तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट सही है नहीं है, सीबीजी क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने एक यूनिफाइड पोर्टल ऑन द गोवर्धन स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, इससे होगा क्या? बेसिकली गोवर्धन स्कीम की जब बात करते हैं, फार्मर्स जो है फार्मर्स कैन अर्न अप टू 1 लाख करोड़ इन 5 years। तो आगे आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ तक फार्मर्स इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। इसी वजह से काफी न्यूज में थी ये स्कीम। अगर हम बात करें क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। द गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन गोवर्धन स्कीम इज इंप्लीमेंटेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। किसके द्वारा इंप्लीमेंट करी जा रही है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, इनिशिएटिव एम्स एट अट्रैक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग कम्युनिटी बेस्ड सीबीजी प्लांट्स। तो यहाँ पे सीबीजी क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए रूरल एरियाज के अंदर बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। स्कीम इज बीइंग परस्यूड एज अ प्रायोरिटी प्रोग्राम, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट याद रखिएगा और यहाँ पे फार्मर्स को किस तरीके से फायदा होने वाला है वो चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अभी इस सीरीज को आप exam.netmoc.com पर जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द यूपीएससी कोड। यूपीएससी कोड को यूज कर लीजिएगा। नाउ दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट। किसको लेनी चाहिए ये सीरीज? देखिए, अभी 150 डेज के आसपास का जो टाइम है वो रह गया है आपके एग्जाम के लिए। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम में अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी अगर बुक्स पढ़ी है आपने तो बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज आपको सपोर्ट करेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑल्सो। अगर बुक्स नहीं पढ़ी तो मिनिमम टाइम में अगर आप लेक्चर्स देके ही एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, देन दिस सीरीज इज फॉर यू। इसमें आपको क्लास लेक्चर जो है सब्जेक्ट वाइज मिल जाते हैं, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो मोस्ट रेलेवेंट एरियाज है उनको कवर किया गया है, ताकि अननेसेसरी चीजें पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। दिन में 3 घंटे के जो असाइनमेंट्स है वो आप इसमें कर सकते हैं। मेंस के असाइनमेंट छोड़ दीजिएगा, वो जब मेंस आपके सामने आएगा तब करिएगा। अदरवाइज प्रीलिम्स के जो आपके असाइनमेंट्स होंगे वो इसमें कंप्लीट करिएगा, डे वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। लेक्चर्स जो उनको देखिएगा, जो क्विजेज मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बना के दिए वो आप बार बार सोल्व करिएगा। यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अगर आप जो चीजें इसमें जो डायरेक्शंस में देता हूं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, क्योंकि वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही बनाई है और अपने एक्सपीरियंस से ही यहां पर आपको लेक्चर्स भी दिए हैं और जो डायरेक्शंस है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी इसके अंदर बताया गया है। सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, अगर इस साल एग्जाम नहीं देना है, देन इट्स इवन बेटर फॉर यू, क्योंकि यहां पे आप मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर आपको 500 डेज के असाइनमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें यहां पर कवर करी जा सकती है प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, क्योंकि यहां पे हमारे पास टाइम जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज्यादा हो जाता है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, आप कहते हैं सेल्फ स्टडी भी नहीं हो सकती है क्योंकि टाइम ही नहीं है, सिर्फ 2 से 3 घंटे का टाइम मैं दे सकता हूं या दे सकती हूँ, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूं और मेरी जॉब जो है काफी हेक्टिक है। जैसे अभी एक स्टूडेंट का फोन आया जो कि ऑलरेडी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही दे सकते हैं। सो उन तरीके के जो एस्पिरेंट्स है उनको आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज यहां पर आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे के असाइनमेंट्स ही दिए जाते हैं और इसमें कोई भी मेंस का असाइनमेंट नहीं है। 2 से 3 घंटे आप एवरीडे बेसिस पे देते हैं तो चांसेस आपके काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं भी कर रहे हैं, इवन दो सेल्फ स्टडी आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि करनी चाहिए अगर टाइम है तो, लेकिन अगर टाइम है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? देन इसके अंदर आपको मोस्ट रेलेवेंट मटेरियल जो होगा वो 2 से 3 घंटे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको मिल जाएगा और क्विजेस भी मिल जाएंगे और वीकली बेसिस पे जो मॉक टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, सो दैट आपकी जो प्रोबेबिलिटी एग्जाम को क्रैक करने की वो बढ़ जाए। लेकिन दिस सीरीज इज ओनली फॉर पीपल जो दिन में 2 से 3 घंटे ही दे सकते हैं या कहीं 3 घंटे ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम दे सकते हैं देन आई विल सजेस्ट कि आप 200 डेज के लिए जाइएगा, लेकिन अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो 100 डेज के लिए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वन नेशन वन ओम्बड्समैन की बात कर रहा है। पूछा गया वन नेशन वन ओम्बड्समैन के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। न्यूज के अंदर मेंशन किया गया था रिजर्व बैंक जो है फ्राइडे को उन्होंने कुछ अनाउंस किया था, वो हम देखेंगे क्या अनाउंस किया था। पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। देयर आर डेडिकेटेड ओम्बड्समैन स्कीम्स डिवोटेड टू कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल इन बैंकिंग, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग ओम्बड्समैन की स्कीम्स हैं, हो सकता है। द मूव इज इंटेंडेड टू मेक द प्रोसेस ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस इजियर। तो इससे जो आपके जो कह सकते हैं कि कंप्लेन्स होती हैं, जो आपके ग्रीवांसेस होते हैं, उनका रिड्रेसल काफी इजी हो जाएगा इसके बाद। वन नेशन वन ओम्बड्समैन, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझें। ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन होता क्या है? ओम्बड्समैन इज एन ऑफिशियल जिसे कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि कंप्लेन्स को, जो भी कंप्लेन्स आती हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। अभी हमारे देश के अंदर 3 तरीके के ओम्बड्समैन है। एक आपका है बैंकिंग से, एक आपका है इंश्योरेंस से और एक आपका है किससे? इनकम टैक्स से। ठीक है, तो यहां पर देखिए अलग अलग ओम्बड्समैन है। बैंकिंग से लेके कोई शिकायत है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएंगे। इंश्योरेंस से लेके शिकायत है तो यहां पे एक अलग ओम्बड्समैन है। अगर इनकम टैक्स से लेके शिकायत है कोई अलग ओम्बड्समैन है। लेकिन 3 अगर ऐसे व्यक्ति होते हैं या 3 अथॉरिटीज होती हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता है। तो इसी वजह से कहा है कि तीनों को ही एक ही ओम्बड्समैन के अंडर रखना चाहिए। देयरफॉर वन नेशन वन ओम्बड्समैन। इसको लेकर कौन आया? जस्ट अ सेकेंड। इसको लेकर आया है आरबीआई। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च नहीं करी गई, ध्यान रखिएगा। दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
क्या ये डेडिकेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम जो है कंज्यूमर के ग्रीवांसेस को रिड्रेसल में हेल्प करेगी? तो मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई कि आपकी जो कंप्लेंट्स होंगी उसका निर्धारण करने के लिए ये जो ऑम्बड्समैन स्कीम है लाई गई है। मूव जो है वो यही है कि ये जो ग्रीवांस है वो इजियर बनाया जा सके। देखिए अब तक 3 लोगों के पास आपको भागना पड़ता था अपनी अलग अलग शिकायतों को लेकर, लेकिन अभी एक ही अथॉरिटी होगी तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर विल बी सी। ध्यान रखिएगा, ऑम्बड्समैन के बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये शब्द तो हमने बहुत बार सुना है लेकिन इसका मतलब क्या है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि ऑम्बड्समैन किस किस एरिया से, मान लीजिए यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आता है कि ऑम्बड्समैन हमारी कंट्री में किस किस एरिया को लेकर है। आपको यहां पर 4 एरिया दे दिए, आपको बैंकिंग दे दिया, आपको इंश्योरेंस दे दिया, आपको साथ में एक एजुकेशन दे दिया और साथ में आपको इनकम टैक्स दे दिया। ठीक है, अब पहचान करो, बताओ। ठीक है, और नीचे ABCD करके ऑप्शन दे दिया 1 2 3 1 2 4 1 3 4 इस तरीके से। तो ये इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी के द्वारा फॉर्म किया जा सकता है। हेंस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो एरियाज मैंने बताया उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, इजी क्वेश्चन है कंपेरेटिवली, स्पीसीज को लेकर है। व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ इरावती डॉल्फिन? आप जानते हैं कि यूपीएससी के पेपर में कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे जो कि स्पीसीज रिलेटेड होते हैं कि स्पीसीज कहां पाई जाती हैं, उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, उनकी क्या खासियत है। खासतौर पे ऐसी जो स्पीसीज है जो कि पूरे साल में न्यूज में रहती है किसी ना किसी वजह से, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटेंड है या फिर वल्नरेबल है? सोचिए, न्यूज में मेंशन किया गया था तभी क्वेश्चन बनाया गया। मैं आपको न्यूज भी बताऊंगा, सोचिए इसके बारे में। चलिए, तो रिसेंटली एक सर्वे कराया गया था और यहां पे ये जो सर्वे था, सर्वे में मेंशन किया था कि जो आपकी इरावती डॉल्फिन है इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, और इसके अलावा जो बाकी डॉल्फिन थी उनके आईयूसीएन स्टेटस के बारे में भी चर्चा करी गई थी। तो यहां पे आई होप आपने बता दिया होगा, एंडेंजर्ड है इसका। ठीक है, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बात करता है क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MCA 21 वर्जन 3.0। क्या है ये MCA 21? देखेंगे, पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट विल बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। द प्रोजेक्ट विल हैव माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर विद हाई स्केलेबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज फॉर एडवांस एनालिटिक्स। जो प्रोजेक्ट है उसमें उसकी खासियत बता रखी है कि इसके अंदर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर रहने वाला है, हाई स्केलेबिलिटी इसकी रहेगी, मतलब जिसको आसानी से बढ़ाया जा सकता है, और एडवांस एनालिटिक्स भी इसके अंदर रहने वाला है। MCA 21 V3 मतलब वर्जन 3 इज एनविजन टू ट्रांसफॉर्म द कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरमेंट इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के अंदर जो कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरमेंट है उसको ये बदलने वाला है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। PIB के अंदर न्यूज थी और यहां पर बेसिकली MCA 21 वर्जन 3.0 जो है इसको फिस्कल 2021-2022 के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इसी वजह से इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था और इसको PIB के अंदर मेंशन किया गया था। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है स्पेशली बनाया गया है आपकी रीडिंग एबिलिटी को देखने के लिए। इसमें ज्यादा कुछ गलत है नहीं। वैसे अगर आप देखेंगे पहली स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तो मैंने आपको यहीं पे ही कह सकते हैं कि मैंने आपको एक हिंट दे दिया था कि कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरमेंट इससे बदलने वाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ही आता होगा। सेकंड जो थी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट थी, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, एडवांस एनालिटिक्स का यूज किया जाएगा, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है वो भी इसमें रहने वाला है। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट थी जिसमें आपको ध्यान से पढ़ना था, क्योंकि 2 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते कि अरे भाई ये तो ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा ही हुआ है, और तीसरी स्टेटमेंट को जल्दी से पढ़ते और इसको मार्क करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, कहीं ना कहीं ये गलती तब होती जब आप ऑप्शंस को रीड ना करते, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 नहीं दिया है, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। फिर आप ऑप्शन पे जाते, वहां पे आपको समझ में आता कि इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट तो गलत होगी ही होगी। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि स्टेटमेंट ठीक है आपकी MCA 21 वर्जन 3 जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरमेंट को, लेकिन इसका वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जब हम इंडिया की बात करें, सो इट विल ट्रांसफॉर्म आपका पूरा का पूरा कॉर्पोरेट एनवायरमेंट इन इंडिया ओनली, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन रीडिंग अगर सही नहीं करी होती तो ये जो स्टेटमेंट है आप सही मार्क कर देते, और अगर यहाँ पे यूपीएससी इसको डिफिकल्ट बनाता तो और 1 2 3 का ऑप्शन दे देता और आप डी मार्क कर लेते, और घर आके देखते कि ये वर्ड नहीं था यहाँ पे, तो इंडिया था। तो रीडिंग जो है ना वो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन मिस रीडिंग की वजह से ही क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जिबूती। जिबूती को लेकर 3 स्टेटमेंट से पहली कहती है इट इज बॉर्डर्ड बाय एरिट्रिया इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ के अंदर ये बना लीजिए आप, नॉर्थ के अंदर इसका क्या है, एरिट्रिया। सोमालिया इज ऑन द नॉर्थ ईस्ट, तो सोमालिया इस डायरेक्शन में बता रहा है।
टू द ईस्ट इज इट्स कोस्ट लाइन ऑन द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ ईडन। तो यहाँ पे इसकी कोस्ट लाइन जो है ईस्ट डायरेक्शन में रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन के साथ है। एक बार देख लेते हैं मैप के ऊपर क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर करेक्ट हो रही हैं। चलिए मैप देखते हैं एक बार। सो इफ दिस इज जिबूती, यहाँ पे जिबूती है आपका, एरिट्रिया इसके नॉर्थ में, बिल्कुल ठीक है। इसके ईस्टर्न कोस्ट पे रेड सी भी दिख रहा है, गल्फ ऑफ एडन भी दिख रही है, ये भी ठीक हो जाता है। सोमालिया क्या नॉर्थ ईस्ट में है? नहीं, देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है, येमेन है, सऊदी अरेबिया है, इवन ओमान भी माना जा सकता है, लेकिन सोमालिया कहाँ है? सोमालिया इसकी साउथ या फिर साउथ ईस्ट में माना जा सकता है। सो दिस इज द लोकेशन ना, तो साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर, ना कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। क्वेश्चन में देखते हैं स्टेटमेंट हमारी कौन सी गलत हो जाती है। सोमालिया नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट में, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एरिट्रिया नॉर्थ में था और कोस्ट लाइन रेड सी गल्फ ऑफ एडन से टच हो रही थी ईस्टर्न डायरेक्शन में। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैप रिलेटेड क्वेश्चन था, आई होप आपने करेक्ट किया होगा। अगर कंसिस्टेंटली आपके मैप वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आपको मिलता है कि मैप के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसी वजह से जो संडे को लेक्चर आता है ना मैप रिलेटेड, उस पर आपको और भी ध्यान देना पड़ेगा। 7 AM लेक्चर जो हमारा संडे के संडे रहता है वो मैप बेस्ड ही रहता है, उसको अच्छे से जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। 10th क्वेश्चन को देखते हैं अभी। 10th क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SISFS स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। पूछा इसको लेकर कि बताएं आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट अबाउट 3600 स्टार्टअप्स। तो 3600 स्टार्टअप्स को यहाँ पे सपोर्ट करने की बात करी गई है। द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2021-2022। स्कीम जो है वो अप्रूव करेगी किस चीज को, यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो ये जो स्कीम है इसको 4 साल का टाइम दिया गया है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। जो स्कीम है देखिए बेसिकली क्या है ना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, तो फंड का इस्तेमाल का बताया जा रहा है कि कहां कहां पे किया जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी से आप डरिएगा मत, मतलब कुछ भी नहीं है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप कोई भी यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करने से पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता है, प्रोडक्ट का ट्रायल किया जाता है, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन के ऊपर बात करी जाती है। उसी चीज को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इन एरियाज के अंदर दी जाएगी। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। पीआईबी के अंदर इसका जिक्र किया गया था स्कीम का, और आप जानते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर स्कीम्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, खासतौर पर करंट अफेयर्स को लेकर। सोचिए इसके बारे में। चलिए, स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट अबाउट 3600 स्टार्टअप्स। बिल्कुल सही बात हो जाती है। ये जो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 years, अगले 4 सालों के लिए इसको अप्रूव किया जा रहा है, तो ये बात भी हमारी ठीक हो जाती है। स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, इन एरियाज के अंदर पैसा लगाया जाएगा, तो ये बात भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये जो स्कीम है ये 1 अप्रैल 2021 से फोर्स में आएगी, और उसके बाद 4 साल का टाइम दिया गया, जो कि 3600 स्टार्टअप्स को यहां पर फाइनेंस करने की बात कर रहा है। चलिए, तो हमारे 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अभी हम 2 मिनट के अंदर ही इसको रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे अपना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जस्ट बी रेडी। 2 मिनट के अंदर एक एक्टिव रिविजन जो है वो हम करने वाले हैं, और फिर करते हैं अपनी वेरियस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन। चलिए, तो रेडी हो जाइए आंसर करने के लिए। पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में सबसे पहले डिस्कशन हुआ था। मुझे जल्दी से मिनिस्ट्री का नाम बता दें, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। पीआईबी से न्यूज बनाई गई थी, और यहां पर जो जोमेटो है उसके बारे में बात करी थी हमने, और किस तरीके से लोन जो है विद वेरी लिटिल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, और कैसे रीपे करना भी काफी आसान होता है। और यहाँ पे जो स्ट्रीट पेडलर्स हैं वो इसे ले सकते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल के तौर पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपसे यहाँ पे पूछने वाला हूं, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट स्कीम थी राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है जल्दी से मुझे बताएं, और एज क्या है यहाँ पे। एज वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है। एम यही है कि यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना, और साथ ही नेशनल बिल्डिंग के बारे में कैसे वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये चीजें बताना। 15 से 29 साल की एज है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है SSS सुकन्या समृद्धि स्कीम को लेकर। जल्दी से मुझे ये बताइएगा कि इसमें अकाउंट की मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो कितना है। तो ये चीज आपको बतानी है। 10 years तो नहीं था, ये तो पक्की बात है। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट इज व्हाट, ये आप मेरे को बताइएगा। दे कैन बी ओनली 1 अकाउंट पर चाइल्ड, बिल्कुल ठीक है। 2015 में एस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के पार्ट के तौर पर इसे लाया गया था। 21
साल जो है वो इसमें मेजोरिटी की जो एज है वो रखी गई है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था वो था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। जल्दी से मुझे बताइएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कितने लोगों को भेजती है। हमने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, टोटल कितने होते हैं 6, और उसमें से जो आरबीआई है वो कितने भेजता है और सरकार कितने भेजती है। नंबर ऑफ जो सेशंस होते हैं या मीटिंग्स होती हैं वो एक साल में मिनिमम कितनी होती है ये भी बताइए मुझे। आरबीआई गवर्नर कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन को, और इसके साथ साथ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी उनकी एक हेल्प करने के लिए रहती है। द हिंदू में न्यूज थी, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देख लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन करना है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर जो गोवर्धन स्कीम के बारे में, मिनिस्ट्री का नाम मुझे जल्दी से बता दें, यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एंटरप्रेन्योर को अट्रैक्ट किया जा रहा है सीबीजी प्लांट्स वगैरह के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर, ये दोबारा से न्यूज में थी। मिनिस्ट्री का नाम आप बताएंगे, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर जो था वो भी इसको लेकर इंप्लीमेंट कर रहा है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद मैप रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर होने वाला है। वन नेशन वन ओम्बड्समैन जो है कौन लेके आया है इस स्कीम को, या फिर इस इनिशिएटिव को कौन लेके आया है। बेसिकली ओम्बड्समैन आपकी हेल्प के लिए ही रखे जाते हैं और यहां पर अलग अलग ओम्बड्समैन को इंटीग्रेट कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे पूछने वाला हूं कि जल्दी से आईयूसीएन स्टेटस बता दे मुझे इरावदी डॉल्फिन का। इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, आपका एंडेंजर्ड हो जाता है। और मैप में एरिट्रिया की लोकेशन मुझे बता दें अगर आपको पता है तो, विद रिस्पेक्ट टू मैंने जो आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैसे चलिए उसको बाद में देखेंगे। MC21 में मिनिस्ट्री का नाम मुझे बता दें, इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करना था, और यहां पर मैंने आपकी रीडिंग एबिलिटी जो थी उसको टेस्ट किया था। तो वर्ल्ड के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर चेंजेस जो है वो इसके थ्रू आने वाले हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को मत भूलिएगा, ठीक है। अभी एरिट्रिया की लोकेशन मुझे बताइएगा। जिबूती के कंसर्निंग नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में है। एरिट्रिया इज ऑन द नॉर्थ। मैप पे देखिए, लेकिन आसपास की सिटीज को और कंट्रीज को जरूर देखिएगा। इजिप्ट है, सूडान, साउथ सूडान नीचे है, नीचे केनिया है, सोमालिया है, जिबूती, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन है, ये आपका इंडियन ओशन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। SISFS के बारे में डिस्कशन हुआ था। 3600 स्टार्टअप्स को यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी और वेरियस एरियाज के अंदर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो, प्रोडक्ट ट्रायल्स हो, इनके अंदर हेल्प करी जाएगी यहाँ पर वेरियस स्टार्टअप्स की, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछूंगा जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, टू विन द फ्री PDF हाउ मेनी मेंबर्स इन MPC। तो कितने मेंबर्स हैं MPC के अंदर, कितने सदस्य होते हैं, चाहे तो ये भी बता सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा कितने होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा कितने नॉमिनेट किए जाते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ द मूव बाय आरबीआई टू इंटीग्रेट ओम्बड्समैन विल हेल्प द जनरल पब्लिक। तो किस तरीके से जो लोकपाल का एकीकृत किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पहले टैक्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, बैंकिंग के लिए अलग अलग होते थे, अभी उनको एकीकृत कर दिया गया है। तो किस तरीके से ये जनता को हेल्प करेगा, ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस के ग्रुप में इसका आंसर करिएगा। और जो आपका क्वेश्चन इंटरव्यू का होने वाला है, आप बताइएगा डू वी नीड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले तो मुझे बताइएगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है और क्या हमें यूसीसी, क्या इंडिया को यूसीसी होना चाहिए। यूसीसी यस पहले करिएगा या नो करिएगा और फिर उसको जस्टिफाई करिएगा। क्या इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, यस तो क्यों, नो तो क्यों, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज रात को 9 बजे आज हम यहाँ पे डिस्कशन अपना करने वाले हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन देखे थे बैक टू बैक, आज हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और आपके जो आंसर्स हैं यूपीएससी मेंस वाले ऊपर वाले ग्रुप के अंदर, इंटरव्यू वाले नीचे वाले ग्रुप के अंदर सबमिट कर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे जो मार्क्स आपने स्कोर करें वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर मोर देन इक्वल टू 6 स्कोर किया देन आपने कट ऑफ जो उसको टच कर लिया, क्रॉस कर लिया, विच इज अ गुड थिंग। 24 आवर्स में एक बार इसे रिवाइज जरूर करिएगा। 10 बजे आपको टेलीग्राम के ऊपर इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुडे इटसेल्फ एट 9 PM। बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा सो दैट यू कुड कीप ऑन रिसीविंग द नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।